हम्म। तो इसमें देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड बनेगा, ठीक है। जीनॉन और फ्लोरीन अगर 1:5 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा जीनॉन का फ्लोराइड ही बनेगा, वो आपका टेट्राफ्लोराइड बनेगा, ठीक है। और अगर यही 1:20 होता तो हेक्सा फ्लोराइड बन जाता। तो ए जो प्रोडक्ट है वो आपका जीनॉन टेट्राफ्लोराइड है। और नेक्स्ट रिएक्शन में जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर, और ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन होती है। इसमें एक बार जीनॉन ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होकर वो बना देता है जीनॉन ट्राई ऑक्साइड, है ना, 6 में चला जाता है। एक बार रिड्यूस होकर जीनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होके O2 बना देगा, है ना, O2 गैस बन जाएगी, प्लस HF तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। और इसने हिंट दिया भी है कि जो कंपाउंड बी है वो वाइट सॉलिड है। वैसे जीनॉन के मैक्सिमम कंपाउंड वाइट सॉलिड ही होते हैं, लेकिन जो जीनॉन के ऑक्साइड होते हैं वो एक्सप्लोजिव हुए होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि जीनॉन के ऑक्साइड एक्सप्लोजिव होते हैं। जीनॉन ट्राई ऑक्साइड, जीनॉन का एक टेट्रा ऑक्साइड भी बनता है वैसे तो, है ना, लेकिन इस रिएक्शन में तो ट्राई ऑक्साइड ही बनेगा। तो ये एक एक्सप्लोजिव भी है, यहाँ से एक ये हिंट मिल रहा है, ठीक है। तो बी आपका हो गया जीनॉन ट्राइक्लोराइड, सी जीनॉन, और गैस डी हो गई O2। इसके बाद जो ये वाली रिएक्शन है जीनॉन हेक्साफ्लोराइड प्लस सिलिका। तो सिलिका के साथ जब रिएक्ट करता है तो जीनॉन फ्लोरोनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, वो सिलिका के फ्लोराइड में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो सिलिका का फ्लोराइड देखो इसमें हिंट के तौर पे बन भी रहा है, और लेकिन जीनॉन खुद क्या करता है, वो अपना ऑक्सी फ्लोराइड बनाता है, और इसका ऑक्सी फ्लोराइड ये वाला बनता है जीनॉन OF4, ठीक है। तो ये वाला बनाइएगा जीनॉन OF4। और इसी में कुछ बच्चों ने शायद ये बना दिया, जीनॉन O2F2 बना दिया है। तो जीनॉन O2F2 ना बना के इसमें बनाइएगा जीनॉन OF4, जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। अच्छा, ये वाली रिएक्शन देखिए, जीनॉन का हेक्साफ्लोराइड आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि 15 ग्रुप एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करता है जीनॉन का कोई भी हैलाइड, है ना, तो वो क्या करता है, एक फ्लोरीन ये फ्लोरीन डोनर की तरह बिहेव करता है। जीनॉन के फ्लोराइड फ्लोरोनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, वो एक फ्लोरीन डोनेट कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा कटाइनिक पार्ट में जीनॉन पेंटाफ्लोराइड प्लस और आर्सेनिक हेक्साफ्लोराइड माइनस, है ना, इस तरह का एक आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो ये वाला भी सभी बच्चों ने सही किया है। एंड लास्ट वन अगर देखें तो जीनॉन हेक्साफ्लोराइड प्लस रुबिडियम फ्लोराइड। रुबिडियम एल्कली मेटल है, ठीक है, एल्कली मेटल +1 में रहना चाहते हैं क्योंकि वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। तो ये खुद उल्टा अपना फ्लोराइड दे देगा, फ्लोराइड जीनॉन हेक्साफ्लोराइड को, और ये भी एक आयनिक कंपाउंड ही बनाएगा, Rb+ जीनॉन F7-, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ना। ये तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े करते रहेंगे तो आपका सारी रिएक्शन अच्छे से तैयार हो जाएंगी, ठीक है। आज तुम लोग का ये कंप्लीट भी हो जाएगा P ब्लॉक, थोड़ा ही सा बचा हुआ है, तो आज ये आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। टेस्ट में पूरा संडे वाले टेस्ट में ना? जी सर। टेस्ट में हाँ, पूरा पूरा आएगा, कंप्लीट आएगा, ओके टेस्ट में कंप्लीट आएगा। तो देखो यहाँ तक तो हम लोग कर लिए थे, ठीक है। ऑक्सी एसिड और फास्फोरस तक हो गया था, आज उसी के आगे मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्सी एसिड हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। सल्फर के जो ऑक्सी एसिड है, सल्फर भी नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स बनाता है, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है, सल्फर फ्रॉम नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स सच एज H2SO3, H2H2O3, H2H2O4, H2H2O5,
H2SXO6 है ना, इसमें X2 से 5 के बीच में लाई कर रही है। H2 से 4 ओलियम, कैरोज एसिड, मार्शल एसिड। तो ये नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स बनाता है, ठीक है। सल्फर के इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑक्सी एसिड्स बनते हैं। some of the some of these acids are unstable and cannot be isolated। इसमें कुछ ऑक्सी एसिड अनस्टेबल हैं, उनको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। दे आर नोन इन एक्वस सॉल्यूशन। और ये जितने भी ऑक्सी एसिड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जो आइसोलेट हो सकते हैं, वो भी एक्वस सॉल्यूशन में ही पाए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड आर शोन, है ना। एनसीईआरटी ने कुछ इम्पोर्टेंट ऑक्सी एसिड ही शो किए हैं। जैसे आपका पहला है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, है ना, ये आपका सल्फ्यूरस एसिड है, तो आप लोग जानते ही होंगे H2SO3। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, ये बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो, H2SO4। ये आपका है H2H2O8, ये काफी फेमस है। इसको, इसका एक कॉमन नेम होता है मार्शल एसिड, है ना। मार्शल एसिड इसका क्या होता है, कॉमन नेम होता है, लेकिन कई बार आपको इसका IUPAC नेम लिख के दे दिया जाता है ना। इसका IUPAC नेम होता है परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका IUPAC नेम है परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक। आर्यन बेटा, ये ऑक्सो एसिड और ऑक्सी एसिड में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। वो कुछ ऑथर्स ऑक्सी एसिड लिख देते हैं और कुछ ऑथर ऑक्सो एसिड लिख देते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, है? एनसीईआरटी ऑक्सो एसिड लिख रहा है जैसे, लेकिन कुछ अगर अदर बुक्स पढ़ोगे तो आपको ऑक्सी एसिड भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो ये जो परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मार्शल एसिड का IUPAC नेम है, ठीक है। मार्शल एसिड कॉमन नेम है, और ये जो परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, ये IUPAC नेम है, ठीक है। ये जो लिखे हुए हैं, ये सब IUPAC नेम ही लिखे हुए हैं। और ये आपका लास्ट वाला जो है, ये ओलियम, वो इसका कॉमन नेम ओलियम होता है, और इसका IUPAC नेम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2H2O7, ठीक है। तो इनमें रूल्स की पहले बात कर लेते हैं कि इनके जो ऑक्सी एसिड के IUPAC नॉमेनक्लेचर होते हैं, उनमें कौन सा रूल हम लोग लगाते हैं। इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर में कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है। तो रूल ये कहता है कि अगर 16th ग्रुप के ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड में का अगर आपको IUPAC नेम लिखना है, तो हमें ये रूल फॉलो करना होगा। कौन सा रूल है, देखो देखो 16 ग्रुप के जो ऑक्सो एसिड होंगे, उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो +6 होती है, ठीक है। तो +6 इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। अच्छा, ये +5 में भी बनाते हैं अपने कंपाउंड, ठीक है। 4 में भी, 3 में नॉर्मली आपको नहीं मिलेंगे सल्फर 16 ग्रुप के, और 2 में। तो इनके जो ऑक्सी एसिड बनते हैं वो मेन ये 4 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में बनते हैं। और इसमें फर्स्ट 2 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में अगर कोई ऑक्सी एसिड प्रेजेंट है सल्फर के केस में, तो उसमें सफिक्स में इक यूज करना होता है ना। जैसे हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा था या हेलोजन फैमिली में पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होता था ऑक्सी एसिड में, तो वहां पर क्या यूज करते थे, एक यूज करते थे, है ना। और हाईएस्ट से कम में अस यूज करते थे। लेकिन इसमें हाईएस्ट और जो सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, दोनों में हमें एक यूज करना है। ये चीज थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, है ना। 16 ग्रुप के ऑक्सी एसिड में हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट दोनों में एक यूज होता है। और हाँ, उससे नीचे वाली कोई ऑक्सीडेशन नंबर में अगर है ऑक्सी एसिड, तो फिर अस यूज होगा, ठीक है। इसमें केवल हाईएस्ट वाले में ही एक नहीं यूज होता है, ठीक है। मतलब 6 वाले के 6 ऑक्सीडेशन नंबर में अगर सल्फर है, तो एक यूज होगा ही होगा, क्योंकि ये हाईएस्ट है। लेकिन 5 वाले में भी एक यूज होगा, ठीक है। और बाकी 5 से लोअर में अस यूज होगा। अब इसमें आते हैं एक ऑक्सी एसिड सीरीज। अब इसमें देखो
पहले हम लोग इक वाले पढ़ते हैं जिसमें इक एसिड यूज होता है, इक ऑक्सी एसिड सीरीज, ठीक है, जिसमें इक यूज हो रहा है, ठीक है, इक ऑक्सी एसिड सीरीज। तो इक ऑक्सी एसिड जो होते हैं सल्फर में, इसमें जैसे सबसे पहले तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड ही देख लेते हैं हम लोग। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर +6 में है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसके नाम के लास्ट में एक ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सल्फर की कोवैलेंसी 6 होगी यहाँ पे, तो सल्फर 4 कोलेंट, सॉरी 6 कोलेंट बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, और सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑक्सीजन के साथ है ना डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है, आप लोग खूब बना चुके हो, खूब जानते हो अच्छे से। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। अब एक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में आप क्या करो कि इसके फॉर्मूले में एक सल्फर ऐड कर दो। ऐसा करो, एक ऑक्सीजन रिमूव कर दो, एक ऑक्सीजन हटा दो इसे, ठीक है, और एक सल्फर उसकी जगह लगा दो, ठीक है। क्या कहने मतलब, अगर आपका कोई एक एसिड है, जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड मैंने लिया, इसमें मैंने एक ऑक्सीजन रिप्लेस कर दिया एक सल्फर से, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, H2SO3, है ना। एक ऑक्सीजन मैंने कम किया और एक सल्फर उसकी जगह बढ़ा दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा H2SO3, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बताओ भाई। थायो हाइपो सर। हाँ, इसको बोलेंगे थायो। जब भी कभी ऐसा हो कि ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन एक कम हो रहा हो और सल्फर उसकी जगह बढ़ रहा हो, तो वहां पे थायो वर्ड यूज करेंगे। इसका नाम है थायो सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि बन तो वो सल्फ्यूरिक एसिड से ही रहा है ना। उसका जो पेरेंट ऑक्सी एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड है ना। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर आपने ऐड कर दिया है, सल्फर के लिए थायो यूज करते हैं आईयूपीएसी में। तो क्या लिखेंगे, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो देखो इसके स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि सीधी सी बात है, जो काम हमने यहाँ किया वही स्ट्रक्चर में करेंगे। आप एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर लगा दो, जैसे ये डबली बॉन्डेड वाला जो ऑक्सीजन है ये सल्फर से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। ये इसका स्ट्रक्चर होता है ना। लेकिन आपके मन में ये भी आएगा कि सर आपने डबली बॉन्डेड वाला ही क्यों हटाया, है ना। ये जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड ऑक्सीजन है, क्या इसकी जगह सल्फर नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपके मन में आ रहा है ऐसा तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि तो सल्फर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, दोनों जगह आ सकता है। लेकिन अगर सल्फर यहाँ पे आएगा, अगर सिंगली बॉन्डेड वाले ऑक्सीजन के को की जगह सल्फर आएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये स्टेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो जैसे माना कि आपने बोला कि ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर अगर आप मानते हो, तो इसमें काइनेटिक्स ये बोलती है कि ये स्ट्रक्चर एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, है ना। सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, एंड दे गेट्स टॉटोमराइज, ये टॉटोमराइज होने लगते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो थोड़ा सा मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एसिडिक मीडियम में ये H निकल जाएगा H+ करके, है ना, और ये बॉन्ड पे सल्फर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका अगर आप स्ट्रक्चर देखो, तो सल्फर पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। और सल्फर पे निगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है। दोनों का साइज अलग अलग है, डिफरेंट साइज के एटम में जिस एटम का साइज बड़ा होता है उस पर निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है ना। याद करो आप लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पढ़ी होगी, तो वहां पे ये पॉइंट पढ़ा जाता है कि बल्कि एटम पे
निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है अगर एलिमेंट सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं तो, ठीक है। तो सल्फर पे निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज से ज्यादा स्टेबल। अब ये जो निगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होकर ऑक्सीजन पे आएगा अगले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, और इसका निगेटिव चार्ज सल्फर हाँ देखो कहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन पे। उस सल्फर ने बनानी है डबल बॉन्ड, ठीक है। और वो जो H निकला था, अब ये जो आपका O माइनस है क्योंकि वो H उसी मीडियम में ही है ना, तो वो O माइनस उस H प्लस को कैप्चर कर लेगा और ये फाइनली उसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जो हम लोगों ने पहले बनाया था, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ये थर्मोडायनेमिकली ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। थायो सल्फ्यूरिक एसिड देखा गया है कि इसी स्ट्रक्चर में रहता है, ठीक है। तो कभी आपसे पूछा जाए तो आप यही वाला स्ट्रक्चर कंसीडर करिएगा। बात आ रही समझ में? ठीक है। यस। अच्छा, अब इसमें सल्फर के ऑक्सी एसिड में एक सीरीज होती है थायोनिक एसिड सीरीज, है ना। ये थायोनिक एसिड सीरीज क्या है ये भी समझ लीजिए। जैसे आपको कोई पूछे डाई थायोनिक एसिड बताइए क्या है, ये भी सल्फर का ऑक्सी एसिड है। डाई थायोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO6, ठीक है। लेकिन कभी आप भूल जाओ कि डाई थायोनिक एसिड का क्या फॉर्मूला है तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आपको मेन चीज देखना रखना है कि थायोनिक लास्ट में आप देखिएगा क्या आ रहा है, इक आ रहा है, ठीक है। और सल्फर के ऑक्सी एसिड में इक वाला कौन सा एसिड होता है? +5 और +6। +5 +6 वाला होता है, ठीक है, हाँ। लेकिन जो सबसे मेन वाला होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर की इक वाली सीरीज में जो सबसे मेन पॉपुलर ऑक्सी एसिड होता है वो 6 वाला होता है। तो आपको ये इससे हिंट मिलनी चाहिए कि ये जो थायोनिक एसिड है ये सल्फर का जो मेन ऑक्सी एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड इससे डिराइव्ड होगा, है ना। डाईथायोनिक एसिड जो होता है, डाईथायोनिक एसिड डिराइव्ड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। और उसको कैसे डिराइव करिए, आप दो मॉलिक्यूल ले लीजिए उसके सल्फ्यूरिक एसिड के और दोनों का OH एक एक OH हटा दीजिए, इतना पार्ट आप पिक्चर से गायब कर दीजिए, इस इतना पार्ट आप रिप्लेस कर दीजिए, है ना, या डिलीट कर दीजिए। रिप्लेस न मत लिखो, आप बोलो उसको डिलीट कर दीजिए, उड़ा दीजिए इतना पार्ट। तो अगर इतना पार्ट हम लोग हटा दें यहाँ पे, ठीक है, तो सल्फर किससे कनेक्ट हो जाएगा, सल्फर सल्फर आपस में ही कनेक्ट हो जाएंगे और ये जो सीरीज बनेगी, जब सल्फर सल्फर आपस में कनेक्ट होने लगते हैं इसी को थायोनिक या थायोनस एसिड सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सल्फर सल्फर आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड हो गए, ठीक है। ये आपका बन गया डाई थायोनिक एसिड, ठीक है। यही है डाई थायोनिक एसिड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2, दो हाइड्रोजन है दो सल्फर है, H2 ऑक्सीजन 6 है तो O6, H2O6, ठीक है। अच्छा, एक एसिड में एक पायरो एसिड भी बनता है। पायरो एसिड बनाने का तरीका हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। पायरो एसिड का बनता है जब किसी ऑक्सी एसिड के दो मॉलिक्यूल से हम लोग एक वाटर मॉलिक्यूल हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसका क्या बन जाता है, पायरो एसिड। तो यहाँ भी वही चीज है कि आपने जैसे दो सल्फ्यूरिक एसिड लिख लिख दिए मैंने, एक ये सल्फ्यूरिक एसिड है, एक बेटा ये दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए और उनसे आपने वाटर एलिमिनेट करा दिए, उससे बेटा H2O निकाल दिए और वाटर निकालने के बाद जो ऑक्सी एसिड आपको बनता हुआ दिख रहा है वो आपका पायरो एसिड हो जाएगा। अच्छा, ये सल्फ्यूरिक एसिड से बन रहा है तो इसको बोलेंगे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या पढ़ेंगे, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसका कोई पूछे फॉर्मूला क्या होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2O कितने हो जाएंगे बताओ,
O7 है ना, और इसी को ओलियम बोलते हैं, है ना। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का ही कॉमन नेम है ओलियम, H2H2O7। ठीक है, क्लियर हो रही बात। तो ये वाली जो ये अभी हम लोग ने जो ऑक्सी एसिड पढ़े हैं, ये इक सीरीज को बिलोंग कर रहे थे, ये वाले इक सीरीज वाले थे। अब हम लोग अस सीरीज वाले पढ़ेंगे, अस सीरीज के ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो अस सीरीज में सबसे पहले बनता है, सबसे जो मेन होता है अस सीरीज में सल्फ्यूरस एसिड, है ना। सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 4 होती है ना। सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +4 होती है, और ये आपका फॉर्मूला बन गया। सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन हटा दीजिए, है ना, तो आपका ये बन जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये सल्फर जो है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है। कोई पूछे इसका शेप कैसा है, तो पिरामिडल शेप बोल दिएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन एक लोन पेयर भी है। sp3 में एक लोन पेयर शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप ऐसे ही करिए, इसका एक ऑक्सीजन हटा दीजिए और एक ऑक्सीजन लगा दिए, तो ये इसका क्या बन जाएगा, थायो एसिड बन जाएगा। इसको बोलेंगे थायो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, लास्ट में अस लिखना जरूरी है यहाँ पर, थायो सल्फ्यूरस एसिड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2H2O2, है ना, H2H2O2। इसका भी इसका स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, अभी हम लोग डिस्कस किया था कि जब हम लोग ऑक्सीजन की जगह सल्फर इंसर्ट कराते हैं, तो वो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन की जगह आता है ना। इसका लॉजिक अभी हमने बताया भी था, तो ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो इसका H2H2O2 का स्ट्रक्चर आपसे कहीं पूछा जाए, है ना, तो आप सीधे सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर याद कीजिएगा, और इसमें ऑक्सीजन की जगह सल्फर बैठा दीजिए, तो ये बन जाएगा बेटा, ये आपका थायोसल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कई सारे क्वेश्चन बेटा आपको केवल इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए एक एक करके आप सारे स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिए, है ना, क्योंकि आपको छोटे छोटे यही सब स्ट्रक्चर से रिलेट करके कोई ना कोई बात आपसे पूछ दी जाएगी। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा, बताओ डाईथायोनस एसिड का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो डाईथायोनस एसिड बनाना बहुत आसान है, आप 2 सल्फ्यूरस एसिड ले लो, क्योंकि देखो इसके लास्ट में सफिक्स में बेटा एस आ रहा है, तो ये इसका पेरेंट ऑक्सी एसिड कौन सा होगा, इसका पेरेंट ऑक्सी एसिड सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा, H2SO3, है ना। तो आपने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल ले लिया H2SO3 के। अब दोनों मॉलिक्यूल से दोनों के एक एक OH ग्रुप को डिलीट कर दिए, इतना पार्ट हटा ही दीजिए स्ट्रक्चर से, है ना। जब इतना पार्ट आप हटाओगे, तो आपका ये बन जाएगा डाईथायोनस एसिड, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा डाईथायोनस एसिड। इसमें भी सल्फर सल्फर लिंकेज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, डाईथायोनस एसिड। ठीक है, बोलो भाई, इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2H2O4, H2H2O4। ठीक है, क्लियर बोली बात, यस है ना। इसके बाद एक ये ऑक्सी एसिड ऐसा है, ये काफी इंटरेस्टिंग ऑक्सी एसिड है, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पायरोसल्फ्यूरस एसिड फॉर्मूला H2H2O5। अब देखो, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, जैसे अभी हम लोग ने पायरोसल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से हम लोग क्या कर रहे थे, एक वाटर निकाल रहे थे, है ना भाई। पायरो ऐसे ही बनता भी है ना। तो वही काम अगर हम लोग करें कि 2 मॉलिक्यूल लिख लें सल्फ्यूरस एसिड के, और दोनों से के रिस्पेक्ट में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करा दें, तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली, इसका स्ट्रक्चर ये वाला बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। अकॉर्डिंग टू रूल ये वाला फॉर्म
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. देखो अभी नेटवर्क चला गया है। देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पे थे, पाइरोसल्फ्यूरस एसिड का जो ये स्ट्रक्चर है इसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो इसके स्ट्रक्चर में जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका जो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनना चाहिए, है ना। इसके दो मॉलिक्यूल से एक वाटर हटाने पे ये स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए। बट जब इसका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है टेक्निक से, है ना, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं मिलता है। और इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमेट्रिकल ना होके अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अब इसमें यही क्वेश्चन आता है कि मतलब कि ये चीज हमें पहले क्लियर करनी कि ऐसा क्यों बन रहा है ये, है ना। वैसे तो यही बनना चाहिए इसमें, भाई दोनों के एक एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकलने के बाद ये स्ट्रक्चर ही बनना चाहिए। लेकिन ये इस स्ट्रक्चर में ना रहकर ये इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो या तो इसको पहले तो हमें याद ही होना चाहिए कि हाँ ये स्ट्रक्चर होता है। अगर इतना याद है तो आपसे अगर पूछा जाएगा बताओ कि इसमें एसएस बॉन्ड है कि नहीं, तो आप बता दोगे कि हाँ इसमें एसएस बॉन्ड है, ठीक है ना। अब रीजन पे आते हैं कि ये क्यों बन रहा है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर ऊपर वाला स्ट्रक्चर ना बन के ये वाला स्ट्रक्चर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आप उसको समझ लीजिए लॉजिक, इसकी जो इसका फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है इसको समझने की कोशिश करिए। सल्फर जो होता है, सल्फर के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। सल्फर आपका पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड को बिलोंग करता है? 16 सॉरी किस पीरियड पूछना है? थर्ड पीरियड के बिलोंग करता है ना। देखो ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, ये मोस्ट मतलब इसको बोलते हैं कि ये मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं। अ, ये टेक्निक्स अब यही कि स्कूल लेवल पे स्पेक्ट्रोमीटर रखा ही नहीं जाता है, नहीं तो आप लोगों को दिखाया जाए तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ये जो स्पेक्ट्रोस किसी इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपको कोई सैंपल दे दिया जाए, मान लो कोई आपने कंपाउंड बनाया, ठीक है, या फिर आप ऐसे समझिए कि आपको लैब में भेज दिया जाए और आपको दो कंपाउंड दे दिए जाए, ए प्लस ए दे दिया जाए, बी दे दिया जाए, ठीक है, एक कंपाउंड और सी दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इनकी रिएक्शन करा के आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाइए, है ना। तो आप क्या करोगे, ए और बी मिलाओगे, एक प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ बन गया, मान लो A B2 बन गया। फिर आपने बी और सी मिलाया तो A2C3 कुछ बन गया, है ना। और सी और ए मिलाया तो AC3 बन गया। ऐसे अलग अलग कंपाउंड बन गए। लेकिन रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि AB2 ही बना या A2C3 बना,
या AC3 बना। तो किसी प्रोडक्ट की जो एक्चुअल एनालिसिस होती है, उसके लिए जो टेक्निक यूज होती है वो होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। ठीक है ना? कि अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है तो हम कैसे जानेंगे कि एक्चुअली उस अगर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो उसमें कितने तरह के बॉन्ड है ना? कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड है। तो उसके लिए देखो, एक तो होता है कि आप टेस्ट करने शुरू कर दो, लेकिन ऐसे भी रैंडमली कौन सा टेस्ट करें, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन सा टेस्ट करना सही है ना? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आजकल साइंस काफी डेवलप हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है ना? मान लो इसमें अल्कोहल है, तो फिर हम लोग अल्कोहल का ही कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है? उससे डायरेक्ट पता चल जाता है उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उस पूरे कंपाउंड की जन्म कुंडली खुल जाएगी। मतलब उस कंपाउंड में क्या क्या है, क्या बॉन्ड लेंथ है, यहाँ तक कि बॉन्ड लेंथ तक का भी आइडिया लग जाता है। ठीक है? तो बहुत ये मॉडर्न टेक्निक्स है ना? तो इसका स्ट्रक्चर ये जो आ रहा है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से डिटेक्ट होता है, ये ऐसा क्यों बन रहा है, हम लोग इसकी बात करने आ रहे हैं। ठीक है? ये ऐसा इसलिए बन रहा है, इसके पीछे रीजन है। देखो, इसमें सल्फर, एक सल्फर के मॉलिक्यूल पे देखो लोन पेयर है ना? और आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसीज क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, है ना? अच्छा, लेकिन अगर आप ये भी ध्यान दें कि ये जो सल्फर है, ये सल्फर आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट भी है, और थर्ड पीरियड एलिमेंट तो इसके पास वैकेंट क्या होगा, डी ऑर्बिटल भी होगा। बोलो भाई, इसके पास क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होगा। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर होते हैं, किसी एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है? यस। है ना? तो सल्फर के लिए एक बात बहुत कॉमन है, ये ध्यान रखें, सल्फ्यूरस एसिड जो है, इसमें सल्फर एक न्यूक्लियोफाइल भी है और सल्फर एक इलेक्ट्रोफाइल भी है ना? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है वो। तो होता क्या है कि जब इसका ये वाला कंपाउंड बनता है, तो उसमें एक मॉलिक्यूल, सपोज ये वाला आप मान लेते हैं कि ये वाला बेटा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो सल्फर इसमें जो अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो सल्फर पे ही अटैक करेगा, है ना? जब उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो सल्फर का अटैक किस पे होगा, सल्फर पे ही होगा। बोलो भाई, अब ये जब अटैक करेगा, तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होता है कि एल्डिहाइड कीटोन में जब अटैक करते हैं तो पाई बॉन्ड मूव हो जाता है, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ऐसे ही इसमें भी होगा, इसका भी पाई बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। बोलो भाई, ये बन गया। अब जैसे ऑर्गेनिक में होता है कि पाई बॉन्ड पहले शिफ्ट होता है, फिर क्या होता है, वो वापस भी आता है, आता है कि नहीं आता है? सर एक बार प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए। अरे सीधी बात है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है, और इसमें क्या है, और जब ये अटैक कर रहा है तो पाई बॉन्ड मूव हो रहा है ऑक्सीजन पे। नहीं सर, सुन नहीं पाए थे सर, आवाज सेलेक्ट कर रही थी मेरी तरफ से। अच्छा अच्छा, तो अब आए समझ में आया कि क्या हो रहा है? हाँ सर, अब आ गया जब आपने फिर से बोला, मतलब सुनाई है ना? दे गया। हाँ, सल्फर लोन पर जो है वो, एक सल्फर इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इस पे लोन पेयर है, और दूसरे मॉलिक्यूल में अगर देखें तो सल्फर पे वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है ना? तो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये अटैक कर रहा है इस पे न्यूक्लियोफाइल बन के, और जब ये अटैक करेगा तो उसका पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है? अब इसमें क्या होगा, जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो वो वापस भी आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, तो फिर से पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा। जब वो पाई बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा भाई,
कोई इसमें लीविंग ग्रुप है क्या, कोई निकल सकता है? तो इसमें देखो, इसमें हो क्या रहा है, जब ये पाई बॉन्ड वापस बनाता है तो यहाँ पे एक साथ दो फिनोमिनन अकर होते हैं कि ये पाई बॉन्ड वापस जैसे ही बना रहा होता है तो इसका ये जो OH है वो सेम साइड लिख देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ये देखो, देखो जब ये पाई बॉन्ड वापस बना रहा होता है, ठीक है, तो ये जो पड़ोस वाला OH है ना, ये वाला जो OH आप देख रहे हो, ये पड़ोस वाले OH के एसिडिक हाइड्रोजन से क्या होता है, प्रोटोनेट हो जाता है। ठीक है, ये पड़ोस में देखता है कि एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसका मन मचल जाता है और ये इससे प्रोटोनेट हो जाता है। प्रोटोनेट होने के वजह से ये हाइड्रोनियम आयन भी बना देता है। मतलब अभी आप इसको शिफ्ट मत कराओ क्योंकि अभी लीविंग ग्रुप कोई है नहीं इस समय, तो ये पहले प्रोटोनेट होके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोनियम आयन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है ना। तो होगा क्या कि ये जैसे ही ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्योंकि अल्कोहल बैड लीविंग ग्रुप होते हैं, लेकिन जैसे ही ये तब्दील हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन में तो ये गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जैसे ही पाई बॉन्ड वापस आएगा तो ये जो लीविंग ग्रुप है हाइड्रोनियम आयन ये लीव कर जाएगा। ठीक है, लीव कर जाएगा तो क्या बनेगा, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर OH, इधर सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और O माइनस और OH। वाटर था, ये हाइड्रोनियम आयन जब निकलेगा तो वाटर के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और ये जो O माइनस है, O माइनस ये दोबारा यहाँ पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इसलिए बना लेगा क्योंकि अभी सल्फर की वैलेंसी यहाँ 5 है और सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है ना। तो ये यहाँ पे मूव करके 6 बॉन्ड बना लेगा, 6 मतलब सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 बन जाएगी। तो यही स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आई बात? तो ये थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे है कि ऐसा स्ट्रक्चर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उसका लॉजिक ये है कि सल्फर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बन के सल्फर पे ही अटैक कर रहा है। ठीक है, और अच्छा ये जो वाटर निकालते हैं ना, ये वाटर कैसे निकलता है, इसकी आप अगर मैकेनिज्म अगर देखो, ये वाटर ऐसे इसलिए ऐसे तब निकलता है जब आप ऑक्सीजन को एज ए लोन पेयर अटैक करा दो सल्फर पे, तब ऊपर वाले तरीके के अकॉर्डिंग वाटर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल सल्फर है। ठीक है, इसलिए अटैक जो होगा वो सल्फर की तरफ से होगा। अब इसमें लास्ट में आपको कुछ परऑक्सी एसिड भी पता होने चाहिए। सल्फर के कुछ परऑक्सी एसिड भी बनते हैं। ठीक है, परऑक्सी एसिड क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाता है, ऐसे एसिड को परऑक्सी एसिड बोलते हैं। या ऐसे लिंकेज को परऑक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं। तो सल्फर के परऑक्सी एसिड दो ही बनते हैं केवल, एक होता है कैरोज एसिड, एक होता है मार्सेल एसिड। कैरोज एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO5। ठीक है, इसमें सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होता है और ये इसका फॉर्मूला है। इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप लोग जानते ही हो। उसमें एक तरफ आपको परऑक्साइड लिंकेज बना देना है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें एक तरफ आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में कनेक्ट कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका कैरोज एसिड। ठीक है, तो इसमें एक परऑक्साइड लिंकेज होता है। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो इसमें बेटा एक परऑक्सी एसिड बन रहा है ना, तो इसको बोलते हैं पर ऑक्सी। है ना, किसी मॉलिक्यूल में अगर परऑक्साइड लिंकेज है तो IUPAC नेमिंग में पहले परऑक्सी ही लिख देते हैं हम लोग। तो पहले क्या लिख दिया, परऑक्सी और मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ये परऑक्साइड लिंकेज जो बन रहा है वो एक सल्फ्यूरिक एसिड के एक सिंगल मॉलिक्यूल में बन रहा है ना। ये जो परऑक्सी एसिड है वो सल्फर के एक सिंगल मॉलिक्यूल में बन रहा है, सो दिस इज कॉल्ड परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, इसलिए उसको
परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये H2SO8, ये मार्शल एसिड है। मार्शल एसिड का फॉर्मूला अगर आप देखो तो इसमें भी एक ही परऑक्साइड लिंकेज होता है। ठीक है, लेकिन ये परऑक्साइड लिंकेज दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बन रहा होता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो दो सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में ये जो बन रहा है परऑक्साइड लिंकेज, दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में जो परऑक्साइड लिंकेज बन रहा है, इसलिए यहाँ डाई वर्ड यूज किया जाता है, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और कैरोज एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड के एक सिंगल मॉलिक्यूल में ही परऑक्साइड लिंकेज बनता है, इसलिए उसको परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ देख लो। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। कैरोज एसिड क्या होता है, मार्शल एसिड क्या होता है, दोनों के स्ट्रक्चर Yes. क्या होते हैं, और दोनों के IUPAC नेम। कैरोज एसिड परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, और मार्शल एसिड परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक रूल है, ये रूल भी कई बार रिएक्शंस में काम आएगा आपके, कि अगर आपको कोई परऑक्सी एसिड दे दिया जाए और उसकी हाइड्रोलिसिस कराई जा रही हो, तो अगर परऑक्सी एसिड दिया जाए और हाइड्रोलिसिस कराई जा रही हो वाटर के साथ, तो उसमें एक प्रोडक्ट H2O2 जरूर बनेगा। ठीक है, उसमें वैसे H2O2 मतलब मेन प्रोडक्ट जो होगा वो हाइड्रोजन परऑक्साइड ही होगा। तो any peroxy acid when reacts with water it gives hydrogen peroxide। H2O2 बनाने का ये एक अच्छा मेथड भी होता है। तो जैसे कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन पानी से करा रहे हैं, है ना, तो आप उसके स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हो कि जैसे ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सॉरी H2SO5 है। हाँ, H2SO5 का रिएक्शन पानी के साथ करा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, तो वो सल्फर पे ही अटैक करेंगे, है ना, और सल्फर पे अटैक करेंगे और यहाँ से वो लीव कर जाएगा। बोलो भाई, तो यहाँ से जब वो लीव करेगा तो ये क्या बनता दिख रहा है, ये बनता दिख रहा है, और इसकी हो जाएगी, पानी के अंदर रिएक्शन हो रही है, तो वाटर के प्रोटॉन इसके साथ चिपक जाएंगे O के साथ, है ना, इसका निगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, H2O2 बन जाएगा। बोलो भाई, बस हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वाटर के मॉलिक्यूल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ये सल्फर पे अटैक करेंगे, सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, सल्फर बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इस मॉलिक्यूल में, तो सल्फर पे अटैक करेंगे, यहाँ से खुल जाएगी रिंग, मतलब यहाँ से वो ओपन हो जाएगा बॉन्ड उसका। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें समझो H2SO8 में क्या होगा, इस पे भी वाटर के मॉलिक्यूल अगर अटैक करेंगे तो सल्फर पे ही करेंगे अटैक, है ना, यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ से खुलेगा, एक मॉलिक्यूल और अटैक करा दो वाटर का, तो वो इस सल्फर पे करेगा, यहाँ से खुलेगा, तो ये OO अलग हो जाएगा, और इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो क्या बना देगा, H2O2 बना देगा। ठीक है, तो आप सीधे बोल सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड की पानी से रिएक्शन होगी, तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। हाँ, बाई प्रोडक्ट अगर आपने देखा होगा ऊपर वाली रिएक्शन में कि जब इसमें वाटर अटैक कर रहा है तो इधर से क्या बन रहा है, इधर से वो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, इधर से क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। ऐसे ही बोल दिया जाए कि ओलियम की रिएक्शन पानी से करा रहे हैं, तो ओलियम की रिएक्शन अगर 1 मोल वाटर के साथ कराओगे, ओलियम की रिएक्शन अगर 1 मोल वाटर के साथ कराओगे, तो इधर से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, इधर से कैरोज एसिड बनेगा, है ना, लेफ्ट साइड से देखो, लेफ्ट साइड से तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा और राइट साइड से कैरोज एसिड बनेगा। अगर उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे, अगर उसकी आप क्या कराएंगे, 1 मोल वाटर के साथ कराएंगे,
लेकिन अगर आप वाटर एक्सेस में लेंगे तो बेटा कैरोज एसिड बन रहा है, उसमें भी परऑक्साइड लिंकेज है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैरोज एसिड की जब फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी तो फिर H2O2 और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में फाइनली हमें क्या मिलने वाला है? H2O2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, 2s 2s। है ना। हाँ, तो ये देख लेना कि वो ज्यादातर वैसे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही पूछी जाएगी आपसे, लेकिन इसमें ये भी पूछ सकता है कि अगर इसकी इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है, मतलब 1 मोल यहाँ पे वाटर के नीचे 1 इक्विवेलेंट लिख के दे दे, तो फिर आप H2SO5 और H2SO4 ही बनाइएगा फिर। ठीक है, बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? Yes, अच्छा, sir. एक ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सल्फर के आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सी एसिड अगर लिख के दे दिए जाएं और पूछा जाए कि बताइए हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग ऑक्सी एसिड हैव एसएस लिंकेज, है ना, इनमें से कौन से ऑक्सी एसिड हैं जिसमें सल्फर सल्फर लिंकेज प्रेजेंट है ना। तो बताइए क्या कितने हैं जिसमें एसएस लिंकेज है? तो एक तो तरीका है कि आप सबका स्ट्रक्चर बनाने बैठो, है ना। वैसे अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर तो सबका पढ़ ही लिया है ना, लेकिन वो स्ट्रक्चर से तो पता चल ही जाएगा बनाने से। लेकिन एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि बिना स्ट्रक्चर बनाए भी हम लोग बता सकते हैं 3 कि इसमें कितने एसएस लिंकेज है ना। इस वाले में तो देखो, इसमें होगा एसएस लिंकेज, इसमें होगा H2H2O5 में भी एसएस लिंकेज होगा, H2H2O6 में भी होगा, हाँ लास्ट वालों में नहीं होगा। सर सेकंड वाले में डबल बॉन्ड वाले सर, फर्स्ट वाले में सर। फर्स्ट रो में तो ये सेकंड वाला है। सर फर्स्ट वाला में सर उसमें तो डबल बॉन्ड लिंकेज है ना, सिंगल बॉन्ड नहीं। नहीं, देखो ये ध्यान रखना, जब भी वो हमसे पूछेगा एस एस लिंकेज, है ना, तो वो एस सिंगल बॉन्ड एक्स पूछेगा, लेकिन अगर एस डबल बॉन्ड एस अगर उसमें है तो वो भी हमें कंसीडर करना होगा। मतलब वो यहाँ पे एक्चुअली जो ये जो डैश, ये जो सिंगल बॉन्ड लगाया है, एक्चुअली वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, वो बस डैश की तरह उसको आप समझिए। अच्छा सल्फर सल्फर समझ गया। लिंकेज में, है ना, दोनों कंसीडर करते हैं हम लोग। एस एस सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड तो भी हम लोग बोल देंगे कि सल्फर सल्फर आपस में कनेक्टेड है, और सल्फर अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो भी एसएस लिंकेज तो है ही ना उसमें, है ना। उसको सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है एक्चुअली, वो लिंकेज बोल रहा है ना, इसलिए उसको सर अगर जैसे सिंगल बॉन्ड पूछेगा तो लिख देगा ना वहाँ साइड में, हाँ, जैसे क्वेश्चन में पूछा उसमें फिर जाएगा तो ये लिख दिया बोलेगा, जाएगा ना कि सिंगल ऐसे सिंगल बॉन्ड लिंकेज। हाँ हाँ, उसमें फिर एग्जैक्टली उसको बोलना पड़ेगा कि एसएस सिंगल बॉन्ड लिंकेज, है ना, वहां पे उसको फिर स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, है ना। जब वो एसएस लिंकेज पूछे तो इसमें दोनों तरह के बॉन्ड, अगर दोनों में कोई भी बॉन्ड है, सिंगल चाहे डबल, दो मानना पड़ता है हम लोग को। तो इस हिसाब से इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, अब देखो बिना स्ट्रक्चर से कैसे बताएं देख के, है ना। तो इसको हाँ कोई बात नहीं, इसमें समझ लिए आप लोग, अभी समझ ही रहे हैं हम लोग। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव मेथड आपको बताते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट बताना हो तो सल्फर के ऑक्सी एसिड का फॉर्मूला मैंने जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, H2। सल्फर के जितने भी ऑक्सी एसिड बनते हैं, अगर सबको अगर एक जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाए तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला होगा। अच्छा, सल्फर के जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं, हाइड्रोजन सब में 2 ही होते हैं, हाइड्रोजन का नंबर फिक्स होता है सब में, ठीक है, तो हाइड्रोजन तो 2 ही मिलेंगे, ठीक है। सल्फर कितने भी हो सकते हैं, तो यहाँ मैंने SX लिख दिया, ऑक्सीजन कितने भी हो सकते हैं, बस इन्हीं का नंबर वेरिएबल होगा, है ना, तो X और Y। अब इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि अगर X की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है ना, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना, कितने भी है, और Y की वैल्यू, Y मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की वैल्यू 2 से लेकर 6 तक अगर है,
है ना, इसमें 6 के आगे मत बढ़ जाना, ठीक है, 7 8 नहीं, 2 से लेकर अगर 6 तक है तो ऐसे सभी ऑक्सी एसिड में एसएस लिंकेज होता है, ठीक है। तो उसको आप सीधे, अगर आप कभी स्ट्रक्चर भूल भी जाओ, अगर आपको ये थोड़ा सा याद है ट्रिक, तो आप बिना स्ट्रक्चर बनाए भी बता सकते हैं, ठीक है। तरीका बस सिंपल है कि सल्फर का नंबर 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा ये तो ऑब्वियस बात है, एसएस लिंकेज होगा ही तब जब जब कम से कम 2 सल्फर तो होने ही चाहिए ना एसएस लिंकेज के लिए। अब कोई पूछे कि सल्फ्यूरिक एसिड में एसएस लिंकेज है, तो आप देख के ही बोल दोगे कि यार इसमें तो एक ही सल्फर है, इसमें एसएस लिंकेज कहाँ से होगा। तो एक्स की वैल्यू तो 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना, वो कितनी भी हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। लेकिन जो y की वैल्यू है वो 2 से लेकर 6 इस रेंज में अगर है ना, तो ऐसे ऑक्सी एसिड में एसएस लिंकेज मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। और यहीं पे अगर बोले कि अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 7 है, तो उसमें एसओएस लिंकेज होगा, एसएस लिंकेज तो नहीं होगा, लेकिन उसमें एसओएस लिंकेज होगा। ये एक्चुअली अगर आप रख के देखो तो ये बन जाएगा, ओलियम बन जाएगा, है ना। अगर X2 रख दो, Y7 रख दो, तो ये ओलियम बन जाएगा। ओलियम में एसओएस लिंकेज होता है। और अगर X2 ले लिया आपने और Y8 ले लिया, तो ये मार्शल एसिड बन जाएगा। मार्शल एसिड में SOOS लिंकेज होता है, मतलब इसमें भी एसएस लिंकेज नहीं होता है, ठीक है। तो बस ये दो ऐसे हैं, यही दो ऑक्सी एसिड आपको ऐसे मिलेंगे, मतलब कि है ना, जिसमें एसएस लिंकेज नहीं है। लेकिन ये भी जानना कि सल्फर का नंबर 2 या 2 से ज्यादा होना भी जरूरी है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला देख के भी बता सकते हो। इसके बाद जो आपको पढ़ने हैं, वो हैलाइड ऑफ फास्फोरस पढ़ने हैं। फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस के ये जो हैलाइड लिखे हुए हैं, ये नाइट्रोजन फैमिली के सारे हैलाइड लिखे हुए हैं, है ना। जैसे नाइट्रोजन अपने सारे हैलाइड बना देता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फास्फोरस भी बेटा चारों ही बना रहा है, आर्सेनिक भी चारों ही बना रहा है, एंटीमनी भी चारों बना रहा है, बिस्मथ भी चारों बना रहा है। देखा जाए तो सबके चारों चारों बन रहे हैं, मतलब सबके ट्राई हैलाइड तो सारे ही एग्जिस्ट करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में ट्राई हैलाइड तो सबके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन पेंटा हैलाइड देखा जाए तो नाइट्रोजन के पेंटा हैलाइड नहीं एग्जिस्ट करते, बनते ही नहीं है ना। ये हम लोग शुरुआत में पढ़े भी थे कि नाइट पीसीएल 5 बनता है लेकिन एनसीएल 5 नहीं बनता है, क्यों। तो वहां पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल वैकेंट डी नहीं है, ऑर्बिटल नहीं होते। है ना, इसलिए हाँ नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड्स नहीं बना सकता। लेकिन नीचे वाले बना रहे हैं देखो। तो पेंटा हैलाइड में ध्यान रखना कि फास्फोरस अपना फ्लोराइड भी बनाता है, क्लोराइड भी बनाता है, ब्रोमाइड, हाँ आयोडाइड नहीं बन पाता है, 5 आयोडीन बहुत बल्की हो जाते हैं, तो एक फास्फोरस को चारों तरफ से साउंड नहीं कर पाते। ऐसे आर्सेनिक में केवल फ्लोराइड और क्लोराइड बनते हैं, एंटीमनी में भी फ्लोराइड और क्लोराइड बनते हैं, है ना। इसमें ब्रोमाइड वाले, ब्रोमाइड आयोडाइड दोनों नहीं बन पाते हैं। और बिस्मथ में तो केवल उसका फ्लोराइड ही बनता है, पेंटाफ्लोराइड, ठीक है। तो ये अ, हम लोग को हैलाइड के पता होने चाहिए किसके कितने के बंद हैं। और हम लोग को जो रिएक्शन पढ़नी है वो केवल इन्हीं की पढ़नी है, पीसीएल 3 और पीसीएल 5 की। फास्फोरस के हैलाइड की रिएक्शन हम लोग के सिलेबस में है। तो फास्फोरस के ये जो दो हैलाइड है, पीसीएल 3 पीसीएल 5, पीसीएल 3 की बात करें तो इसमें फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज होता है along 1 लोन पेयर। sp3 में एक लोन पेयर, मतलब शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा इसका, है ना। लेकिन पीसीएल 5 के बारे में कोई पूछे तो इसका हाइब्रिडेशन आप निकालोगे तो sp3d आएगा, लेकिन लोन पेयर 0 होंगे। sp3d 0 लोन पेयर में शेप होती है टीबीपी, टीबी मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये इनके शेप बने हुए हैं। पीसीएल 5, पीसीएल 3 आपका पिरामिडल शेप का होता है ना, ये पिरामिडल शेप का है। और ये दूसरा वाला अगर देखें तो ये कैसा है, सेकेंड वाला आपका है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है।
ये TPP शेप है। इसमें 3 क्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं और 2 क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे होते हैं। PCl5 में 3 क्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन पे हैं और 2 क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे है। ठीक है। अच्छा, अब इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें। ये एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। PCl5 में एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इक्विटोरियल से, है ना। ये अगर एक्सियल बॉन्ड लेंथ को x बोल दें और इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ को y बोल दें, और कभी आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो इसमें इक्वल बॉन्ड लेंथ नहीं है। एक्सियल क्लोरीन जो है, एक्सियल पीसीएल बॉन्ड जो होता है वो इक्विटोरियल पीसीएल बॉन्ड से ज्यादा लेंथ का होता है, मतलब वो लॉन्गर होता है। ठीक है, अभी इसका रीजन भी समझेंगे क्यों लॉन्गर होता है। ठीक है, अभी आगे आएगा ये पॉइंट। अब देखो, पहले तो हम लोग इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लेंगे कि इनको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको PCl5 बनाना है या PCl3 बनाना है, तो इनको कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो देखो, PCl5 और PCl3 ये दोनों जो आपके हैं, ये फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस से बन जाते हैं। आपको व्हाइट फास्फोरस लेना होगा और व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन करानी होगी। अगर आप SOCl2, सल्फर के ये ऑक्सी क्लोराइड है, जैसे आपने व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन करा दी SOCl2 से। ठीक है, SOCl2 में सल्फर जो है 4 ऑक्सीडेशन नंबर पे। SOCl2 में सल्फर बेटा जो है वो किस ऑक्सीडेशन नंबर में, 4 ऑक्सीडेशन नंबर में, है ना। और अगर सल्फर 4 ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो ये क्या सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है नो No, है प्लस ना। हाँ, तो सल्फर की ये ऑक्सीडेशन नंबर उसकी हाईएस्ट तो नहीं है, क्योंकि सल्फर की हाईएस्ट 6 होती है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इसका बिहेवियर कैसे हमें समझना है कि ये सल्फर जो हमारा बैठा हुआ है +4 में, ठीक है, और ये है फास्फोरस, फास्फोरस बैठा है 0 पे। ठीक है, और सल्फर अगर 4 में बैठा हुआ है तो वो 6 में भी जा सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, और रिड्यूस होने को रिड्यूस भी हो सकता है भाई, 2 में भी जा सकता है, 1 में भी जा सकता है, कई सारे ऑप्शन है उसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो SOCl2 है ये कैसे बिहेव करेगा, मतलब कहने का मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे इसका बिहेवियर कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा कि रिड्यूसिंग होगा। इसका नाम क्या होता है SOCl2 का? Plural clause. सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिंग इसको बोलते हैं, नीचे वाले को SO2 सल्फ्यूर। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, देखो सिंपल, देखो बताता हूँ आपको। सल्फर के जो ऑक्सी हैलाइड होते हैं ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, सल्फर के दोनों ऑक्सी हैलाइड, चाहे वो थायोनिल क्लोराइड है या सल्फ्यूरिल क्लोराइड है, बोथ आर मतलब दोज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग है। नीचे वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सल्फर को बेटा ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ सल्फर 4 में बैठा हुआ है और सल्फ्यूरिल क्लोराइड में सल्फर 6 में बैठा हुआ है। ठीक है, तो जहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। थायोनिल क्लोराइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन मॉडरेट टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस वजह से सल्फर को उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ये उसको सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करेगा +3 में, है ना। थायोनिल क्लोराइड सल्फ्यूरिल क्लोराइड से
वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसमें सल्फर हाईएस्ट से 2 कम ऑक्सीडेशन नंबर में बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये लिख लेना, यहाँ थोड़ी जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा इट इज ना वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन SO2Cl2। ये एक मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए फास्फोरस को वो उसकी +3 ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट करेगा और +3 ऑक्सीडेशन नंबर में उसका क्लोराइड बन जाएगा PCl3। और बेटा अगर ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होकर +1 में जाता है, और +1 में ये एक टिपिकल टाइप का कंपाउंड बनाता है H2Cl2। ये कंपाउंड बहुत कम ही देखने को आपको मिलेगा, सल्फर का मोनोक्लोराइड बनता है इसमें H2Cl2, इसको सल्फर मोनोक्लोराइड बोलते हैं, है ना। ये जो कंपाउंड है मस्टर्ड गैस बनाने में इसको यूज भी किया जाता है, ये वाला कंपाउंड जो बन रहा है ना, ये मस्टर्ड गैस बनाने में इसको यूज भी करते हैं, सल्फर मोनोक्लोराइड। और एक इसमें बाई प्रोडक्ट बनेगा, बाई प्रोडक्ट इसमें सल्फर अपना एक गैस बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर अपने डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये PCl3 बनाने का लैब मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है कि व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन अगर थायोनिल क्लोराइड से करा दे तो ये मॉडरेट टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सल्फर को उसकी 3 ऑक्सीडेशन नंबर वाले क्लोराइड में ही कन्वर्ट कर पाएगा। लेकिन अगर आपको PCl5 बनाना है तो आपको इससे भी बेटर ऑक्सीडाइजिंग लेना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग इसको लेते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड को। इसमें सल्फर बैठा हुआ 6 ऑक्सीडेशन नंबर में, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फास्फोरस को उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे ले जाएगा ऑक्सीडाइज करते हुए, मतलब PCl5 बना देगा ये, और खुद रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस हो गए। रिड्यूसर को 4 में ही जाता है यहाँ पे केवल, और यहाँ पे वो केवल क्या बनाएगा, SO2 गैस ही बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे H2Cl2 नहीं बनता है, इसमें केवल 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन SOCl2 के केस में इसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं, H2Cl2 भी बनता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी में दी हुई है रिएक्शन, जो रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है उनको तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके रट्टा मार लेना है। ठीक है, तो ये मेथड था बनाने का। देखो मैंने एनसीईआरटी का पेज कॉपी कर लिया यहाँ पे पूरा। एनसीईआरटी में देखो 2 ही रिएक्शन दी हुई है PCl3 बनाने के, एक है व्हाइट फास्फोरस रिएक्शन क्लोरीन से कराइए। अब ये तो कोई छोटा बच्चे से पूछेगा तो वो भी बता देगा कि P4+Cl2। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन ड्राई क्लोरीन लेना होगा आपको, ड्राई क्लोरीन अगर लेंगे तो वो उसके केवल ट्राई क्लोराइड में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और एक्सेस में नहीं लेते हैं, इसकी थोड़ा सा कंट्रोल सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अगर क्लोरीन एक्सेस में ले लिया तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना होता है, एक तो ड्राई क्लोरीन लेते हैं और दूसरा हाँ, हाँ एनसीईआरटी तो देखो, एनसीईआरटी इनफ है, बिल्कुल सही कह रहे हो। मेंस के पेपर के लिए एनसीईआरटी से ऊपर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, इनऑर्गेनिक में, है ना। लेकिन एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना हम लोग को एक एक लाइन पढ़ लेना है। ठीक है, हाँ एडवांस लेवल के लिए थोड़ा सा आपको मेरे नोट्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि एडवांस में थोड़ा सा ऊपर वो पूछते हैं, मतलब दाएं बाएं से भी पूछते हैं। ठीक है, वो केवल एनसीईआरटी से नहीं बनाएंगे पेपर। ठीक है, वो एनटीए वाले ही बनाते हैं केवल एनसीईआरटी से। तो पी ये तो सिंपल हो गया। दूसरा एक ये वाला मेथड अभी बता ही दिया मैंने कि व्हाइट फास्फोरस की थायोनिल क्लोराइड से जब कराते हैं तो थायोनिल क्लोराइड एक मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये व्हाइट फास्फोरस को उसकी +3 ऑक्सीडेशन नंबर पे ही ले जा पाएगा। तो इसमें PCl3 बनेगा, है ना, SO2 गैस बनेगा, और सल्फर अपना एक मोनोक्लोराइड बना देगा, सल्फर मोनोक्लोराइड। इस ये एक्चुअली गैस होती है, H2Cl2 ये गैस है यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसकी रिएक्शन में PCl3 की रिएक्शन वाटर के साथ पूछ ली जाती है, तो सिंपल इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है, और फास्फोरस 3rd पीरियड एलिमेंट है, तो उसके पास क्या होंगे, वैकेंट d ऑर्बिटल होंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट फास्फोरस पे अटैक करेगा,
और क्लोरीन को निकाल देगा एक ही स्टेप में। ये एक इसकी अगर मैकेनिज्म देखो तो ये वन स्टेप टाइप की मैकेनिज्म होती है, जैसे SN2 टाइप की मैकेनिज्म होती है ना। ये इसकी मैकेनिज्म SN2 के सिमिलर बोली जाती है ना, कि ये अटैक करेगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और Cl निकलते जाएंगे। एक अटैक किया ये Cl निकले, दूसरा वाटर अटैक किया ये Cl निकला, तीसरा वाटर, वैसे वो एक साथ ही अटैक करेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या होगा कि तीन OH पी के साथ तीन OH अगर अटैच हो जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा H3PO3, है ना। H3PO3 मतलब फास्फोरस एसिड, और HCl अलग हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इसमें एक रिएक्शन ये भी दी हुई है कि अगर कोई एसिटिक एसिड या अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 से कराते हैं तो जहाँ पे OH होता है देखिए वहां पे Cl आ गया है, और बाई प्रोडक्ट में क्या बन जाता है, H3PO3 बन जाता है। मतलब OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं अगर उनकी रिएक्शन PCl3 से कराते हैं तो OH ग्रुप की जगह हेलोजन आ जाता है, Cl आ जाता है, और बाई प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, H3PO3, ठीक है। तो ये अच्छा हाँ, PCl3 की हाइड्रोलिसिस तो एनसीईआरटी में दी हुई है, लेकिन नाइट्रोजन के जो दूसरे हैलाइड है उनकी हाइड्रोलिसिस भी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में वो नहीं दी हुई है। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि नाइट्रोजन के जो फैमिली के सभी हैलाइड होते हैं सारे वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और सभी की जो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होती है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ठीक है ना, एक्सेप्ट NCl3। NCl3 में SN2 फॉलो नहीं होगी, है ना। इसमें SN2 फॉलो इसलिए नहीं होगी क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। इसमें वाया क्लोरीन हाइड्रोलिसिस होती है। इसमें एक्चुअली वाटर के मॉलिक्यूल डायरेक्ट नाइट्रोजन पे अटैक ना करके वो क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल पे अटैक करते हैं, तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में वो हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है, ना कि डायरेक्ट वो सेंट्रल एटम पे अटैक नहीं करते हैं। तो NCl3 की हाइड्रोलिसिस SN2 टाइप की नहीं है ना। NCl3 मैंने लिख दिया लेकिन SN2 की नहीं है, वो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया वाया क्लोरीन एटम, उसकी हाइड्रोलिसिस जो होती है वो क्लोरीन हेलोजन एटम के रिस्पेक्ट में होती है। अब इनमें प्रोडक्ट क्या क्या बनता है ये पता होना चाहिए। तो NCl3 की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसमें गैस बनती है अमोनिया प्लस HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। PCl3 की अभी हम लोग ने पढ़ाई है, PCl3 की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उसके तीनों Cl हट के OH आ जाएगा, मतलब उसका ऑक्सी एसिड बनेगा यहाँ पे, और फास्फोरस का ऑक्सी एसिड होता है PS3PO3। सेम ऑक्सीडेशन नंबर का बनेगा, ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, यहाँ भी फास्फोरस 3 में और यहाँ भी फास्फोरस 3 में, दोनों जगह 3 में। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस भी एग्जैक्टली सिमिलर ही होती है दोनों की, जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की हो रही है, यहाँ भी वो सिमिलर टाइप का ऑक्सी एसिड बनाएगा H3ASO3, इसको आर्सेनिक एसिड बोलते हैं, है ना, क्लियर। लेकिन जो नीचे जो दो मुन्ना भाई बैठे हुए हैं SbCl3 और BiOCl3, इनकी बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती है। इनकी बेटा क्या होती है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती है। इसमें तीन में से बेटा दो क्लोरीन तो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं वाटर के साथ, लेकिन एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाता है ना। बात समझ में आ रही है। SbCl3 में देखो आपको इधर बता देते हैं कि SbCl3 में क्या होता है कि जो Sb के साथ तीन Cl है उनमें से दो तो रिप्लेस हो जाते हैं वाटर के साथ, तीसरा नहीं हो पाता है। पहले एक वाटर हटाता है तो दूसरा हटाता है, जैसे ही दो वाटर हटते हैं तो यहाँ पे दो OH आ जाएंगे और एक Cl, ठीक है, और ये दो OH आपस में रिएक्ट करके वाटर निकाल देंगे, ठीक है, और ये बना देंगे SbOCl, और इसका व्हाइट PPT बनना शुरू हो जाता है। ये एक प्रेसिपिटेशन टाइप की रिएक्शन होती है।
है ना। और पीपीटी बनने की वजह से वो फर्दर जो क्लोरीन आप देख रहे हैं वो नहीं रिप्लेस हो जाएगा, तो हो पाएगा, क्योंकि पीपीटी बनते ही वो वाटर में सॉल्युबल नहीं रहेगा, वो इनसॉल्युबल फेस में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है SbOCl, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड, है ना। क्या बनता है? SbOCl, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड। इसका वाइट टर्बिडिटी मिलती है, ठीक है। टर्बिडिटी पीपीटी में क्या अंतर होता है? पीपीटी सेटल डाउन हो जाता है, टर्बिडिटी टाइप से निकलती है। ठीक है, सही करो। कॉस्ट तो बिल्कुल सही कह रहा है। देखो पीपीटी जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है पूरी तरह से सॉल्यूशन में। वो जनरली आप देखोगे कि अगर टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा रहे हो तो वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे सेटल हो जाएगा और वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, इनसॉल्युबल फेस में आ जाएगा। अगर बीकर में कराओगे तो बीकर की तली में बैठ जाएगा। लेकिन जो आपका टर्बिडिटी होता है ये पार्शियली सॉल्युबल टाइप का होता है, और वो पूरे सॉल्यूशन में बल्क में फैल जाएगा। वो पूरी तरह से सेटल डाउन नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से इंसॉल्युबल नहीं होता है। उसके पार्टिकल्स जो होंगे पूरे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के बल्क में तितर बितर हो जाएंगे, फैल जाएंगे चारों तरफ, है ना। उसकी ओपेकनेस जो होगी, है ना, मतलब कि जैसे पीपीटी बनेगा तो वो पूरी तरह से ओपेक हो जाता है, लेकिन वो पूरा उसकी सरफेस में आप देखोगे कि उसके पार्टिकल तैरते हुए नजर आएंगे पूरे बल्क में, क्योंकि वो पूरी तरह से इनसॉल्युबल नहीं होता, पार्सली टाइप का सॉल्युबल होता है। तो पूरे बल्क में वो उसके पार्टिकल है ना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसको टर्बिडिटी बोल देते हैं। तो अच्छा, इसमें भी बिस्मथ में भी वही है, बिस्मथ के ट्राइक्लोराइड में भी सेम वैसा ही होता है जैसे एंटीमनी में होता है, कि इसमें 3 में से 2 क्लोरीन की तो हो जाती है हाइड्रोलिसिस, एक रह जाता है। इसमें भी बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड ही बनता है, उसका कलर भी वाइट बनता है, मतलब इन दोनों का कलर भी सेम है। और इसमें भी टर्बिडिटी ही बनती है, वाइट कलर की टर्बिडिटी इसमें भी बनती है, मतलब दोनों में सिमिलरिटी है देखा जाए तो, ठीक है। इस वजह से बोलते हैं कि इन दोनों क्लोराइड की, बिस्मथ ट्राइक्लोराइड और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती है ना। इस हाइड्रोलिसिस को हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस का नाम देते हैं, क्योंकि एक हैलोजन ऐसा है जो अभी सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाया है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो ये हम लोग को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये अभी ऊपर मैंने बताया था कि अगर OH कंटेनिंग कंपाउंड अगर है और PCl3 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बनाना है तो ऐसे आप समझ सकते हैं, इसमें आप केवल R और OH वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए, ठीक है। और फास्फोरस और क्लोरीन में ऐसा करिए कि फास्फोरस आप OH के साथ ऐड कर दीजिए उसका, और उसके जो तीनों क्लोरीन है वो एल्किल के साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब 3 क्लोरीन है तो 3 एल्किल भी तो चाहिए हम लोगों को, तो इसके 3 मोल लेने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ से बन जाएगा 3 एल्किल 3 क्लोराइड, तो 3 मोल क्या बन जाएगा? एल्किल क्लोराइड, ठीक है। और अगर आपने अल्कोहल के 3 मोल लिए तो हाइड्रोजन भी 3 हो गए, ऑक्सीजन भी 3 हो गए, लेकिन फास्फोरस एक ही है। तो इस पार्ट से आपका क्या बन रहा है? H3PO3, ठीक है। इधर से क्या बन गया? H3PO3। तो इससे आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट, क्योंकि ज्यादातर इनऑर्गेनिक में कोई मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछेगा, सीधे आपको प्रोडक्ट ही पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये करते हैं काफी, ये एक आइडेंटिफिकेशन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, इसमें कह रहा है एथेनॉल का रिएक्शन PCl3 से करा रहे हैं, पहले ए बन रहा है और बी बन रहा है, तो ए और बी बताइए क्या बन रहा होगा इसमें। तो A इसमें over P2 C. हाँ ठीक है, ऐसे ही कर दीजिए, यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, और फास्फोरस दे दिए OH को और Cl दे दिए एथिल को, तो ये बन जाएगा 3 मोल एथिल क्लोराइड बन जाएगा। ए आपका हो जाएगा एथिल क्लोराइड C2H5Cl,
और बी आपका H3PO3 फास्फोरस एसिड है ना। फास्फोरस एसिड डाई बेसिक होता है, वो हिंट दे रहा है हम लोग को कि जो बी है वो डाई बेसिक एसिड है। हाँ ठीक है। अब जो ये डाई बेसिक एसिड है H3PO3, उसको वो कह रहा है स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बताओ क्या होता है। H3PO3 को हीट करते हैं क्या होता है? फॉस्फीन बनती है। हाँ, H3PO3 को हीट करते हैं तो ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, क्योंकि फास्फोरस अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो इसका ऑक्सी एसिड डिस्प्रोपोर्शनेट होकर एक बार ऑक्सीडाइज होगा तो 3 से 5 में चला जाएगा, ये ऑक्सी एसिड H3PO4 बना देगा। एक बार रिड्यूस होके माइनस सीधे लोवेस्ट में चला जाएगा, फॉस्फीन में। फॉस्फीन एक पॉइजनस गैस भी होती है, ठीक है। और ये जो H3PO4 है वो ट्राई बेसिक एसिड है ना। और फिर उसने हिंट दिया है कि ये जो डी गैस है ये व्हाइट फास्फोरस रिएक्शन NaOH के साथ करा रहे हैं एक्वस मीडियम में, तो बन रही है। तो ये फॉस्फीन बनाने का लैब मेथड उसने बोल दिया है। व्हाइट फास्फोरस NaOH से जब रिएक्ट करता है एक्वस मीडियम में तो गैस फॉस्फीन ही बनती है ना। इसका मतलब हमें लोग को सारे प्रोडक्ट पता चल गए है ना, कौन सा ए क्या है बी क्या है ना। तो ए आपका क्या हो गया, ए आपका हो गया एथिल क्लोराइड, बी लिख सकते हैं हम लोग फास्फोरस एसिड को, सी हो जाएगा हमारा आर्थोफास्फोरिक एसिड, और डी फॉस्फीन। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। बाकी ये रिएक्शन आप लोग फिल कर लीजिएगा, वही ऊपर वाली रिएक्शन है। हाँ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में देखें तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे दिया हुआ है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के दो ही मेथड दिए। फास्फोरस रिएक्शन क्लोरीन से कराई है, PCl5 बनाया है, लेकिन यहाँ पे उसने बोला एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन, है ना। ड्राई क्लोरीन तो ले रहे हैं लेकिन एक्सेस में ले रहे हैं, तो एक्सेस में लेने पे पहले PCl3 बनेगा, लेकिन फर्दर ऑक्सीडाइज होके वो PCl5 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। दूसरा मेथड है कि व्हाइट फास्फोरस रिएक्शन उसने करा दी किसके साथ, सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ। सल्फ्यूरिक क्लोराइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें सल्फर बैठा हुआ है +6 ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ये इसको फास्फोरस को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देगा, वो 0 से सीधे +5 में ले जाएगा उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है, और खुद रिड्यूस होकर SO2 बना देगा। तो ये रिएक्शन हो गई। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में PCl5 बनाता है POCl3, और अगले स्टेप में POCl3 की जब दोबारा हाइड्रोलिसिस होती है तो H3PO4 बनता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है तो उसको भी समझ लीजिए कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि TBP शेप होता है, 3 क्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं और 2 क्लोरीन एक्सियल पे होते हैं। एक्सियल PCl बॉन्ड लॉन्गर होता है इक्विटोरियल से, है ना। अच्छा बताओ, जिस जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, सर कम है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इससे एक बात ये समझ में आना चाहिए कि PCl एक्सियल वाले बॉन्ड कमजोर होते हैं, ये कम एनर्जी पे टूट जाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जब वाटर अटैक करता है, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो पहले जो 2 Cl निकलते हैं, वाटर के 2 मॉलिक्यूल आप एज्यूम करिए, और ये एक्सियल वाले हटा दीजिए। तो पहले स्टेप में वो एक्सियल, अच्छा इन दोनों की एनर्जी आपस में तो बराबर ही होगी एक्सियल वालों की, है ना। तो ये दोनों पहले हटते हैं, मतलब पहले ये सब्स्टिट्यूट होते हैं पहले स्टेप में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में वो एक्सियल वाले हटते हैं, तो एक्सियल वाले हटेंगे तो यहाँ पे OH OH आ जाएगा, बाकी 3 Cl तो रह ही जाएंगे। लेकिन आ, एक अच्छा ये थोड़ा सा आप लोग को मैंने बताया था कि फास्फोरस का डायगोनल रिलेशनशिप कार्बन के साथ होता है ना। फास्फोरस कार्बन के डायगोनली पोजीशन में बैठा हुआ है कि उसमें पीरियोडिक टेबल में। तो फास्फोरस की कई सारी केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की रिएक्शन की सिमिलर होती है,
है ना। जैसा आपने सुना होगा कि एक कार्बन पे 2 OH जो होते हैं, इसको बोलते हैं जेम डाइऑल। जेम डाइऑल क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, है ना। ये रूम टेम्परेचर पे वाटर रिलीज कर देते हैं। ऐसे ही बोलते हैं कि फास्फोरस के साथ भी अगर 2 OH अगर अटैच्ड हो जाते हैं तो वो भी आसानी से डिकम्पोज होकर वाटर को निकाल देते हैं। मतलब यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा, और वाटर रिमूव होने के बाद बन जाएगा ये P डबल बॉन्ड O, और बाकी 3 Cl तो अभी जिंदाबाद है ही है, तो POCl3। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस की वजह से बन रहा है ना। समझ में आ रहा? POCl3 ये जो बनाया है, ये POCl3 का स्ट्रक्चर यही है, P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl। लेकिन अगर आप वाटर एक्सेस में ले लेंगे, हॉट वाटर ले लेंगे, एक्सेस में ले लेंगे, तो भैया अब ये जो बचे हुए 3 क्लोरीन है, अब इनकी सामत आएगी, है ना। क्योंकि फास्फोरस यहाँ पे बहुत अच्छा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देंगे एक्सेस में लेने पे, और बारी बारी से ये तीनों Cl को हटा देंगे। अब ये तीनों Cl हट के OH आएगा, तो आपका जो ऑक्सी एसिड बनेगा ये बन जाएगा आर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, है ना। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि PCl5 की हाइड्रोलिसिस 2 स्टेप में हो रही है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर कभी पूछी जाए तो आप POCl3 बना के रोक दीजिएगा, यही मेन प्रोडक्ट मान लीजिएगा। लेकिन अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आपसे पूछी जाए तो आप H3PO3 बना के दम लीजिएगा, ठीक है। उस केस में फाइनल प्रोडक्ट H3PO4 हो जाएगा, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। बोलो, समझ में आ गई बात? हाँ, अब देखो एक बच्चे ने भी पूछा है कि वाटर की रिएक्शन जब POCl3 से हो रही है तो ये वाली हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है उसने। तो ये वाली हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म बताओ क्या होगी। ऑप्शन देते हैं आपको। पहला ऑप्शन है SN1, दूसरा ऑप्शन है SN2। क्योंकि फास्फोरस की जो रिएक्शन होती हैं वो काफी कुछ रिएक्शन मैच कर जाती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म से, ठीक है। तो इसमें देखो, इनमें बताइए कौन सा सही है। SN1, SN2, SN2AR, SN2TH। SN2TH है ना, हाँ गुड। इसका आंसर है SN2TH। यहाँ पे SN2 फॉलो नहीं होगी, यहाँ पे SN2TH फॉलो होगी। रीजन क्या है कि वाटर जब अटैक कर रहा है तो यहाँ पे पहले क्या होगा, देखो डायरेक्ट Cl नहीं निकलेगा, क्योंकि फास्फोरस एक मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो पहले ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, है ना। यहाँ पे टेट्राहाइड्रल टाइप का क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ पे टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, और जब ये वापस आएगा तब वो Cl को निकालेगा। उसका निगेटिव चार्ज जब वापस लौटेगा फिर वो Cl को रिमूव कराएगा। तो इसको बोलेंगे ये मैकेनिज्म आपकी SN2 ना होकर ये SN2TH है। है ना। ये जो रिएक्शन है ये आपकी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म SN2TH है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें देखो OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन PCl5 के साथ कैसे होती है। अभी जैसे PCl3 के साथ पड़ी थी वैसे ही इसी की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग होता है। PCl5 की रिएक्शन OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के साथ कैसे होती है। जैसे अल्कोहल कोई आप ले लो, उसकी रिएक्शन PCl5 से कराओ, तो उसको आप ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे लिखिए PCl3 एक साथ लिखिए और Cl एक साथ कर दीजिए, मतलब 2 Cl आप अलग अलग लिख दीजिए, ठीक है। और ये आमने सामने इसलिए लिखे गए
क्योंकि जिसके सामने जो आ रहा है बॉन्ड वो ब्रेक हो रहा है। इसको ऐसे समझिए कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो आमने सामने लिख दीजिए, तो इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एथिल के सामने Cl आ रहा है, तो यहाँ पे न्यू बॉन्ड जो फॉर्मेशन होगा एथिल और क्लोरीन के बीच में होगा, तो इसमें एक प्रोडक्ट आपका बन जाएगा एथिल क्लोराइड C2H5Cl। बीच से क्या बनेगा, बीच वाले पार्ट से POCl3, Cl3 है ना, POCl3। और इधर से बनेगा टर्मिनल वाली साइड से, राइट हैंड साइड से HCl, है ना, 3 प्रोडक्ट बनेंगे। अब जैसे आपको कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाए, जैसे मान लो ऑक्सिलिक एसिड दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि इसकी रिएक्शन कराइए किसके साथ, पी सल्फाइड के साथ, तो आपको बेटा वही तरीका ध्यान रखना है, क्योंकि देखो इसमें भी तो OH ग्रुप है, तो इसमें क्या होगा कि O और H वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा। जैसे अल्कोहल में आपने देखा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और ऑक्सीजन और एल्काइल वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। ऐसे यहाँ भी ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा और ये वाला भी टूटेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी वैसे ही कर दो, PCl3 Cl Cl। ऐसे ही इस यहाँ भी नीचे भी इसमें एक OH है, तो इसके साथ भी वही करो, PCl3 Cl Cl। इसमें 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे इसके, तो इसमें क्या हो जाएगा, COCl और COCl, तो इतना पार्ट तो एक ही प्रोडक्ट बना देगा, ये बना देगा COCl सिंगल बॉन्ड COCl, है ना। और बीच में इधर से क्या बनेगा, POCl3 का एक मॉलिक्यूल यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, 2 मोल बन जाएंगे POCl3 और 2 मोल बन जाएंगे HCl। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक ऑक्सी एसिड के साथ पूछे वो कि बताओ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराएं PCl5 के साथ, तो क्या बनेगा, तो आप बस उसका स्ट्रक्चर ओपन कर लो, सल्फ्यूरिक एसिड का आप स्ट्रक्चर ओपन कर लो और उसके स्ट्रक्चर में आप देखो तो इसमें भी तो OH ग्रुप है ना। और OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का रिएक्शन PCl5 से जब भी होगी तो वो इसी तरीके से होती है, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ो, O और H वाला भी टूटेगा और ये सल्फर ऑक्सीजन वाला भी टूटेगा। एक मॉलिक्यूल और ले लेना आप, क्योंकि इसमें 2 OH, जितने OH हो उतने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे हमें। ठीक है, अब बताओ क्या बनेगा, तो HCl बन गया 2 मोल, POCl3 बन गया 2 मोल, और बीच वाले पार्ट से ये क्या बन रहा है बताओ, SO2Cl2। SO2Cl2। हाँ, SO2Cl2 मतलब सल्फ्यूरिल क्लोराइड बन गया, और 2 मोल बन जाएगा POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और बाकी HCl 2 मोल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और देखो मैंने तो केवल अभी आपको सल्फ्यूरिक एसिड की साथ बताई है, अभी अभी हम लोगों ने आज सल्फर के बहुत सारे ऑक्सी एसिड पढ़े हैं, सल्फ्यूरस एसिड, ओलियम, मार्सेल एसिड। आप लोग आपको किसी के साथ भी पूछी जाए तो आप ऐसे ही करिएगा, है ना। जैसे आपसे कोई पूछे H2SO3 प्लस PCl5, है ना, अब आप कहोगे सर ये रिएक्शन तो सर ने पढ़ाई नहीं हमें, तो सर ने तो सब बता ही दिया, बस आप समझ कितना पा रहे हैं इस पे डिपेंड कर रहा है। H2SO3 का स्ट्रक्चर ओपन करो, इसमें भी OH ग्रुप है कि नहीं है, और इसमें वही तरीका लगा दो भाई, PCl3 ClCl, PCl3 ClCl। कोई भी ऑक्सी एसिड जिसमें OH ग्रुप अगर है उसकी रिएक्शन अगर PCl5 से पूछी जाएगी तो इसी तरीके से होगी, है ना। 2 मोल HCl, 2 मोल POCl3, इसमें SOCl2 बनेगा, इसमें क्या बनेगा, SOCl2। ठीक है, इसमें थायोनिल क्लोराइड बन गया। बोलो, बात समझ में आ रही, यस है ना। जैसे आपको हेलोजन का दे दिया गया एक ऑक्सी एसिड पर क्लोरिक एसिड,
और इसकी रिएक्शन PCl5 से पूछे आ रही है। तो ऐसा नहीं कि आपको इसमें कुछ याद करना है, कुछ याद नहीं करना है, बस आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए इसमें एक OH ग्रुप है और OH ग्रुप की रिएक्शन PCl5 के साथ कैसे होती है, ये हमें पता है कि ये Cl सेंट्रल एटम वाला O वाला बॉन्ड भी टूटेगा और O वाला H वाला भी टूटेगा। PCl5 Cl ऑक्सीजन को हमेशा PCl5 PCl3 दे देना और लेफ्ट टू राइट Cl। तो इसमें बनने का क्या बनेगा, इधर से बताओ, Cl मिलके Cl2O3, है ना। क्लोरीन का एक ऑक्साइड बन रहा है Cl2O3, बीच में क्या बन गया PoCl3 और क्या बन गया HCl। ठीक है ना। तो आपको, आपने जितने भी ऑक्सी एसिड पढ़े हैं उनमें से कोई भी आपको दिया जा सकता है और किसी की रिएक्शन PCl5 के साथ कराई जा सकती है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी देख लीजिए क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रेडिक्ट द कंपाउंड A फॉर्म एंड द नंबर ऑफ d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग ऑफ कंपाउंड A। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपसे कह रहा है PCl5 प्लस SO2। अब आप कहोगे सर SO2 के साथ कैसे कराएं, SO2 के पास तो OH ग्रुप है ही नहीं। ठीक है, तो देखो PCl5 और PCl3 की जो रिएक्शन होती है ये पानी के अंदर होती है। पानी के अंदर मतलब सर एक्वस मीडियम में होती है ना। वैसे उसको लिख देना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देनी चाहिए बच्चों को, लेकिन उसने बदमाशी की है, नहीं लिखा है। लेकिन ये हम लोग को ध्यान रखना है, फास्फोरस के हैलाइड की रिएक्शन अगर किसी भी ऑक्सी एसिड या ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो वो एक्वस मीडियम में होता है PCl5। अब देखो PCl5 एक्वस मीडियम में है, आप उसमें SO2 डिजोल्व कर रहे हो, तो SO2 जैसे ही पानी के अंदर जाएगी तो वो अपना एक ऑक्सी एसिड बना देगी। बताओ क्या बनेगा, SO2 प्लस वाटर क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस H2SO3 बने, सल्फ्यूरस है ना। और सल्फ्यूरस एसिड की रिएक्शन अभी हम लोगों ने PCl5 के साथ करी है ना, अभी इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था। तो ये जो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा ये एक ऐसा ऑक्सी एसिड है, इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है और ये PCl5 से रेड करके क्या बना देगा, थायोनिल क्लोराइड प्लस PoCl3 प्लस HCl भी बनेगा। वो इन्होंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग को मेन प्रोडक्ट पे ही फोकस कर रहा है। इसका मतलब मेन प्रोडक्ट तो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है और ये हो जाएगा SOCl2। ठीक है, और आपसे वो A के बारे में पूछ रहा है, तो A आपका SO3 नहीं है, SOCl2 सही है। और इसमें भी SOCl2 है, ये भी हो सकता है, लेकिन आगे भी पढ़ना पड़ेगा। उसने पूछा क्या था कि नंबर ऑफ d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग ऑफ कंपाउंड है। अच्छा, SOCl2 का स्ट्रक्चर जरा देखो, SOCl2 का स्ट्रक्चर ये बनेगा। इसका जरा हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो बेटा। दो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, एक दो और तीन सिग्मा बॉन्ड है, तीन सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, सम आया 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। तो इस कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन में तो एक भी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना। sp3 में तो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। उसने पूछा है ना नंबर ऑफ d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग ऑफ कंपाउंड है, तो इसके इसमें तो 1d ऑर्बिटल गलत हो जाएगा भैया, ये तो गलत हो गया इसका मतलब। हाँ, ये वाला हटा दो, ये वाला सही हो जाएगा, नो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, है ना। मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा D, मतलब चौथा आंसर सही हो जाएगा। पी पाई डी पाई नहीं देखेंगे, नहीं देखो, पी पाई डी पाई बॉन्ड जो है वो तो सल्फर ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है, वो तो मल्टीपल बॉन्ड का टाइप है ना। अगर वो पूछे कि इसमें जो मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब इसमें जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड किस टाइप का है, तो पाई बॉन्ड पी पाई डी पाई टाइप का है। लेकिन उसका यहाँ पूछने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग ऑफ कंपाउंड है। कंपाउंड ए की बॉन्डिंग में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और किसी कंपाउंड की बॉन्डिंग में उसके सेंट्रल एटम में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उन्हें कंसीडर किया जाता है ना।
तो उस कंपाउंड में सेंट्रल एटम सल्फर है, और सल्फर के सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, उसमें कोई भी डी ऑर्बिटल उसके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए हमें आंसर डी देना होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यस। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है। एक ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, आपके स्कूल पेपर में भी पूछा जा सकता है आपसे कि SF6 सल्फर का जो हेक्सा फ्लोराइड होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, बोलते हैं इट इज इनर्ट टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस के टूवर्ड्स इनर्ट बिहेवियर शो करता है ना। और कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन होता है स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। एक सल्फर को जब 6 फ्लोरीन सराउंड करते हैं तो उसका शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाता है ना। और ये सल्फर इस ऑक्टाहेड्रल शेप में 6 फ्लोरीन से पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो जाता है। मतलब आप ये समझो कि ये ऑक्टाहेड्रल जो शेप बन रही है, इसमें सल्फर इसके सेंट्रॉइड पे बैठ जाता है, और चारों तरफ से फ्लोरीन एटम उसको सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सल्फर छुप जाता है बिल्कुल, एक तरह से आप समझ लो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई कर रहा है एक तरह से फ्लोरीन एटम के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती है कि वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे बीच में घुस के इस पे अटैक कर सके, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो सल्फर के रिस्पेक्ट में होगी। फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो वाया फ्लोरीन एटम हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती है। अगर इसमें हाइड्रोलिसिस होगी तो वाटर मॉलिक्यूल को सल्फर पे अटैक करना पड़ेगा, सल्फर के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अटैक करना पड़ेगा, और उसके अटैक करने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि सल्फर चारों तरफ से 6 फ्लोरीन एटम से स्टेरिकली क्राउडेड है, स्टेरिकली हिंडर्ड है। इसलिए SF6 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है ना। तो ये याद रखिएगा। देखो ये आंसर दिया हुआ है, हेक्साफ्लोराइड आर द ओनली स्टेबल हैलाइड। ऑल हेक्साफ्लोराइड, यहाँ से समझिए, यहाँ से इसका आंसर है, ऑल हेक्साफ्लोराइड आर गैसेस इन नेचर, दे हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन्स। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से उस पे वाटर मॉलिक्यूल का अटैक पॉसिबल नहीं होता है ना, और वो उसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं हो पाती है ना। तो सीधे याद रखिएगा, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, है ना, वाटर मॉलिक्यूल कांट अटैक डायरेक्टली ऑन सल्फर एटम। ठीक है ये कुछ क्वेश्चन है, इनको भी कर लिए। PCl3 रिएक्ट्स विद वाटर, PCl3 की रिएक्शन पानी के साथ क्या बनेगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है वैसे तो, है ना। हाँ, इसमें H3PO3 बन जाएगा, तीनों ClOH से रिप्लेस हो जाएंगे, प्लस HCl, 3 मोल पानी चाहिए होंगे, है ना। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। सेकेंड वाला, ये वाला आप लोग बताओ, G5 वाला, C. है ना। हाँ, सी। इसमें पूछा फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5। PCl5 की फाइनल प्रोडक्ट मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से पूछ रहा है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से तो H3PO4 बनेगा भाई। POCl3 तो तब बनेगा जब वो इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस देगा, है ना। और फाइनल प्रोडक्ट बोल रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट से समझ में आ रहा है वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने के उसमें है ना। तो आप H3PO4 आंसर दीजिए। एक ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है, देखो जेई में आया हुआ है, जेई 2011 में। बताइए आप ही लोग, अटेम्प्ट करिए इसको।
हाँ, ये चैप्टर अभी खत्म होने वाला है, क्यों परेशान हो रहे हो? अब इसमें बचा थोड़ी ना, एक बस कंपाउंड है छोटा सा। सर H2SO4 की PCl5 के साथ वाली रिएक्शन दिखा दीजिए एक बार, और मेरी छूट गई। हाँ, H2SO4 की PCl5, ये वाली है ना? हाँ। यस सर, लिख ली। ओके, ठीक है। देखो, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, ये लो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आगे चलो करते हैं। देखो, एक इसमें ध्यान रखना कि जो PCl5 है, सॉलिड PCl5 जो होता है वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सॉलिड PCl5 नेचर में कोई पूछे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका कटायन जो होता है PCl4+ होता है, और इसका जो एनायन होता है वो PCl6- होता है। ठीक है, ये इसका कटायन होता है और ये इसका एनायन होता है। तो ये हम लोग को, ये एक इंफॉर्मेटिव डेटाबेस क्वेश्चन है। कई बार पूछ लिया जाता है कि हाँ, इस पे ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑन सॉलिड PCl5। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, बताइए पीसीएल सॉलिड PCl5 पे हाइब्रिडेशन क्या है। तो कई बार हम लोग सॉलिड वर्ड को इग्नोर कर देते हैं, हम लोग सोचते हैं अच्छा PCl5 पे तो पूछ रहा है, और हम लोग आंसर sp3d दे देते हैं, तो वो आंसर गलत हो जाता है। क्योंकि सॉलिड PCl5 अगर उसने सॉलिड वर्ड यूज किया है, तो बेटा वो इस आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और इसके कटायन में हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो sp3 आएगा, और उसके एनायन में जो फास्फोरस बैठा हुआ है उस पे हाइब्रिडेशन sp3d2 आएगा। तो कभी आपसे पूछा है कि सॉलिड PCl5 पे क्या हाइब्रिडेशन होता है, तो आपको sp3 एंड sp3d2 दोनों बोलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो सॉलिड PBr5 होता है, सॉलिड PBr5, ये ये भी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। इसका कटायन तो वैसा ही बनता है जैसे सॉलिड PCl5 का बनता है, लेकिन इसका एनायन ओनली ब्रोमाइड आयन होता है ना। इसका एनायन इसके होमोलॉगस नहीं बन पाता है, PBr6- ये नहीं बन पाता है ना। और कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ये आयन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, तो उसमें भी स्टेरिक क्राउडिंग का ही रीजन है। कि एक देखो नीचे लिखा हुआ है, ये रीजन ये कई बार पूछ लिया था, फास्फोरस कैन फॉर्म PCl6- वाइल PBr6- डज नॉट फॉर्म। तो उसका रीजन वही कि फास्फोरस को जब 6 ब्रोमीन एटम चारों तरफ से सराउंड करते हैं ऑक्टाइडल शेप में, तो उनके बीच में स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ब्रोमीन का साइज सल्फर से क्या है, ज्यादा है। और बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ने की वजह से इसके बॉन्ड ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। तो 2 ब्रोमीन निकल जाते हैं इसमें, फिर वो स्टेबल हो जाता है, वो PBr4+ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है। लेकिन PBr6- स्टेबल नहीं होता है ना। तो ड्यू टू मोर स्टेरिक क्राउडिंग, है ना, ब्रोमीन का जो साइज है वो बड़ा है, इस वजह से PBr5 नहीं बनता। ठीक है, तो उसमें सिंपल सा है। और अभी ये मैंने आपको बताया था एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, PCl5 में ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है। देखो ये वैल्यू लिखी है, एनसीईआरटी का ये है, 240 पिकोमीटर है एक्सियल बॉन्ड लेंथ। लेकिन एक इक्विटोरियल वाली देखो तो ये कम है, 202 पिकोमीटर है ना। तो इसका मतलब एक्सियल बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है। और कोई पूछे क्यों लॉन्गर है, तो उसका रीजन देखो एनसीईआरटी ने जो दिया है वही वाला हम लोग को मानना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी ने दिया दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर्स मोर रिपल्सन एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर। मतलब ये जो एक्सियल पोजीशन पे बॉन्ड पेयर हैं, ये ज्यादा रिपल्सन सफर कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर से रिपल हो रहे होंगे। और इनके रिस्पेक्ट में इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पे है। ठीक है, 90 डिग्री वाले जो लोन पेयर हैं बॉन्ड पेयर वो ज्यादा रिपेल करेंगे।
अच्छा, इक्विटोरियल वाले भी तो रिपल्शन लग रहा है, लेकिन उनका रिपल्शन रिलेटिवली कम है, क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन पे जो बॉन्ड पेयर है उनके बीच का बॉन्ड एंगल देखो तो 120 है ना। तो इक्विटोरियल वाले बॉन्ड पेयर ज्यादा बॉन्ड एंगल पे अरेंज है, उनके बीच में रिपल्शन कम लग रहा है ना। इक्विटोरियल वाले बॉन्ड पेयर ज्यादा रिपल्शन सस्टेन कर रहे हैं, और इस वजह से ये इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए उसका बॉन्ड पेयर थोड़ा सा लार्ज डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाता है ना। ये ऊपर वाला नीचे वाला दोनों ही, है ना। इस वजह से ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो टू द पॉइंट आपको आंसर यही बोलना पड़ेगा। ठीक है। एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्शन एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर, दैट्स व्हाई एक्सियल पी सेल बॉन्ड बिकम मोर लॉन्गर। ठीक है, लेकिन PCl5 में तो ये बात सही है। अगर कभी PF5 में पूछा जाए तो PF5 में सारे बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। PCl5 में सारी बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती है, लेकिन PF5 में होती है। उसके लिए बोलते हैं कि इनमें रैपिड फ्लिपिंग होती रहती है ना। कि वो जो फ्लोरीन एक्सियल वाले हैं, वो फ्लोरीन अगर यहाँ पे हर जगह फ्लोरीन बैठा दिए जाए, मतलब PCl5 की जगह PF5 की बात करें, तो उनकी जब एनवार स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकालते हैं बॉन्ड लेंथ तो बराबर आती है, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल आती है। और उसको बोलते हैं कि क्यों बराबर आ रही, क्योंकि वो फ्लिप करते हैं, वो बड़ी जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्चुअल टाइप का पॉइंट है। ठीक है, क्लियर। बाकी एक मिसलेनियस कंपाउंड है थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3.5H2O, है ना। इसके दो ही बनाने के मेथड है। अगर पूछा भी जाएगा तो इन्हीं से रिलेट करके पूछा जाएगा आपसे। इसको आप सोडियम सल्फाइड और सल्फर से बना सकते हैं, ठीक है, या फिर NaOH की रिएक्शन सल्फर से करा के बना सकते हैं। तो ये आपका सोडियम थायोसल्फेट है, और ये एक एंटी क्लोर की तरह बिहेव करता है। एंटी क्लोर क्या होता है? एंटी क्लोर ऐसे एजेंट होते हैं जो किसी सरफेस मतलब किसी फाइबर की सरफेस से क्लोरीन को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ये इसी को हाइपो भी बोलते हैं। Na2H2O3.5H2O को हाइपो भी बोलते हैं। तो हाइपो जो होता है वो एंटी क्लोर की तरह बिहेव करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाली रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें आप लोग को ये याद रखना है कि सिल्वर के अगर हैलाइड आपको कभी दे दिए जाए, सिल्वर का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या सिल्वर नाइट्रेट भी हो सकता है, और उसकी रिएक्शन हाइपो के साथ कराई जाए, तो उसमें पहले प्रोडक्ट ये बनता है Ag2H2O3। मतलब इसका वैसे मेन प्रोडक्ट यही होता है Ag2H2O3। ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसमें इसमें ये भी लिख लेना है, वो शायद इन्होंने बताया, लिखा नहीं है, कि अगर आप इसमें सिल्वर हाइपो एक्सेस में ले लें, अगर हाइपो क्या ले लें, एक्सेस में, Na2H2O3 क्या ले लें, एक्सेस में, तो वो कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये बना देता है Na3Ag H2O3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये वाली रिएक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपसे अगर पूछी जाएगी तो यही वाली पूछी भी जाएगी कि सिल्वर के हैलाइड की रिएक्शन हाइपो के साथ करा रहे हैं, बताइए क्या होगा। तो पहले तो उसका वाइट पीपीटी बनता है Ag2H2O3, लेकिन अगर हाइपो एक्सेस में हम लोग पास करते हैं तो वो पीपीटी सॉल्युबल हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है Na3Ag H2O3 होल ट्वाइस, सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट इसको बोलते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स का एक अपना यूज भी है। ये फोटोग्राफी में बहुत ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली फोटोग्राफी में यूज होता है। देखो यहाँ लिखा भी है, दिस रिएक्शन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोग्राफी वेयर हाइपो इज यूज्ड एज ए फिक्सर। तो ये रिएक्शन एक्चुअली फोटोग्राफी में यूज की जाती है, जहाँ पे हाइपो फिक्सर की तरह बिहेव करता है।
मतलब निगेटिव जो होता है ना, निगेटिव को फिक्स करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना फोटोग्राफी में ये रिएक्शन यूज होती है। ठीक है, बाकी ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको देखना चाहे देख लेना, बाकी कोई मतलब नहीं, बहुत ज्यादा पूछी नहीं जाती है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही वाली रिएक्शन है, सिल्वर के हैलाइड वाली। फोटोग्राफी में ये जो हाइपो है वो फिक्सर की तरह बिहेव करता है। वो आपने देखा होगा जब फोटोग्राफर होते हैं, फोटो खींचते हैं तो एक निगेटिव बनती है, उसमें थोड़ी ऐसे ना भूत जैसी फोटो दिखती है ना। वो निगेटिव को फिक्स करने के लिए उसको यूज करते हैं। हाइपो जो होता है वो निगेटिव को के फिक्सेशन में यूज करते हैं उसको, है ना, उसकी इमेज को फिक्स करने के लिए, क्योंकि वो है ना, तो ये इसी को फिक्सर बोलते हैं। बस इसमें यही है, इसका हीटिंग इफेक्ट लिखा हुआ। हाइपो को हीट करते हैं तो पहले उसके 5 वाटर निकल जाते हैं, वो एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाता है ना। अगर उसको 220 पे अगर हीट करते हैं फर्दर तो वो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बस यही इसमें इतनी रिएक्शन है। ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये वाली आप लोग कर लीजिएगा। ये हाइपो पे बेस्ड क्वेश्चन है, हाइपो वाले क्वेश्चन मैंने ये यहाँ पे रखे हुए। ठीक है, तो बस आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर, इतना ही है ही इसमें। मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, मतलब मैंने कुछ छोड़ा नहीं है इसमें, आपको मैंने पूरा कराया है। ठीक है, एडवांस लेवल का मैंने आपको करा दिया है। मेंस मेंस लेवल में क्या है कि आपको केवल एनसीईआरटी भी पढ़ डालोगे, मतलब एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हुई केवल उतना भी पढ़ लोगे तो मेंस का आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। लेकिन मैंने जो कराया है वो पूरा डिटेल में करा दिया है आप लोगों को, कि ये चैप्टर 2-4 बार 5 बार रिवाइज कर लोगे तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन सब आपके लग जाएंगे। पिछले 30 साल के पेपर उठा के बैठ जाओ इनऑर्गेनिक के, तो सारे क्वेश्चन आप कर डालोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आगे हम लोग को करना क्या है, देखो नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कशन करना चाहो तो पहले डिस्कशन कर लो इसका, है ना, क्योंकि पी ब्लॉक ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर ऐसे होते हैं कि इनको ज्यादा पेंडिंग में रखना सही नहीं है ना। अभी आपने पढ़ा है तो ताजा ताजा पढ़ा है तो क्वेश्चन अभी चैप्टर पूरा इसका सीट लगा लो, है ना, तो जल्दी लग जाएगी, क्योंकि अभी सारी चीजें दिमाग में बैठी हुई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का सीट डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और यस सीट सर। में नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपको 2 सीट मिली होंगी। पी ब्लॉक एक्चुअली, पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसमें 2 सीट आपको मिली होंगी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली की एक सीट मिली होगी और एक हेलोजन और नोबेल गैस की सीट मिली होगी, है ना। तो हम लोग को दोनों ही डिस्कस करनी है। पहले हम लोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन कर लेंगे, अभी हम लोग ने हाल फिलहाल में इसी को कंप्लीट भी किया है, और फिर इसको कर लेंगे, है ना, हेलोजन और नोबेल गैस। ठीक है, और इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा केमिकल काइनेटिक्स। अब आपका टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, मतलब टर्म 2 या सेमेस्टर 2, है ना। उसमें केमिकल काइनेटिक्स अगला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, बिना डिस्कस किए आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले आप लोग नेक्स्ट क्लास में अपना पी ब्लॉक आप लोग को आ भी रहा है तो लगा डालो, खत्म कर डालो उसको पूरी तरह से, फिर नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स करेंगे। ठीक है, यस है ना। चलो फिर इतना ही रखते हैं, संडे को पी ब्लॉक पूरा आ रहा है, ठीक है, टेस्ट में, तो आप लोग उसको बढ़िया तैयार करो। रिवीजन ही करना है, इसमें बार बार वही पन्ने पलटोगे तो सब एक दिन में नहीं तैयार होता है। आपको डेली आधे घंटे जो आपके नोट्स हैं इन्हीं को आप पलटते रहो, है ना। तो 2-3 हफ्ते बाद आपको फिर जितने भी काम की चीजें हैं, सब दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर बहुत फ्री के नंबर देते हैं, मतलब आपको एक बार पढ़ने में पूरा टाइम लगेगा याद करने में, लेकिन एक बार तैयार हो जाएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन करके ही आओगे।
क्योंकि इसमें इतनी ही चीजें हैं, लिमिटेड चीजें हैं, है ना। बहुत ज्यादा नए क्वेश्चन मिलेंगी, नए क्वेश्चन बनते ही नहीं है, वही सब पूछा जाता है, थ्योरी ही उसमें लिमिटेड है। ठीक है, चलो फिर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। बाय। थैंक यू सर। सर PDF भेज दीजिएगा। पीडीएफ भेज देंगे बेटा।